Hello everyone. Today we are going to do the second part of our chapter, The Creation of an Empire. Akbar. Akbar's reign AD 1556 to AD 1605. Akbar was only 13 years old when he became the emperor. During his 50 years rule, he proved himself a worthy king. तो अकबर ने रूल किया था 1556 से लेकर 1605 तक। और जब वो किंग बना था उस टाइम पर उसकी एज जो थी वो सिर्फ 13 ईयर्स थी, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया एज अ वर्दी किंग। ही वॉज अ वेरी गुड रूलर, ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बैरम खान. Akbar in his early years was guided by his father's trusted friend and his tutor Bairam Khan. He looked after the kingdom until AD 1560. He had brought Gwalior, Ajmer and Jaunpur under Mughal control. When Akbar grew up, he wanted to take the reins of administration in his own hands and persuaded Bairam Khan to go on a pilgrimage to Makkah. On his way to Makkah, Bairam Khan was killed by an Afghan in Gujarat. तो जब अकबर ने रूल करना स्टार्ट किया उस टाइम उसकी एज जो थी वो बहुत कम थी। ही वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। तो उनके पापा का एक फ्रेंड था बैरम खान। उन्होंने अकबर को सिखाया कि कैसे रूल करना चाहिए और जगह जगह पर गाइड भी किया कि अब नेक्स्ट डिसीज़न उनको कैसे लेना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो उन्होंने 1560 तक किंगडम संभालने में अकबर की बहुत हेल्प की और ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर जो है ये तीनों जगहों को उन्होंने जीत लिया और मुग़ल कंट्रोल में ले लिया। फिर जब अकबर बड़ा हो गया तो अब वो चाहता था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से वो संभाले। तो उसने बैरम खान को बोला कि आप मक्का चले जाओ पिलग्रिमेज के लिए, हज यात्रा पे चले जाओ। तो जब बैरम खान मक्का जा रहे थे उस टाइम पर उनको किसी अफगान ने मार दिया जब वो गुजरात से पास हो रहे थे। Conquest. Malwa was conquered in AD 1561. In AD 1564, Akbar attacked Gondwana where Rani Durgavati bravely resisted the Mughal forces. She was defeated. फिर 1561 में अकबर ने मालवा कॉन्कर किया। 1564 में उन्होंने गोंडवाना पे अटैक किया, लेकिन वहाँ पर रानी दुर्गावती थी और रानी दुर्गावती ने बहुत ब्रेवली फाइट किया और अल्टीमेटली लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। अकबर wanted to expand his kingdom and bring about peace and order all around. He established friendly relations with the brave Rajputs. He himself married a number of Rajput princesses. Many Rajputs were given high posts in his administration. Many of his loyal advisors were Rajputs like Raja Man Singh. There were, however, many brave Rajput rulers such as Nana Uday Singh and Rana Pratap who challenged Akbar's might. He advanced to Chittor in AD 1567. The battle continued for 4 months when Jaimal, the commander of Chittor, was killed. Mewar passed on to the hands of the Mughals. Rana Uday Singh's son Maharana Pratap was equally a valiant king. Though he was defeated in the Battle of Haldi Ghati in AD 1576, he took to hills and continued his battle from hill to hill for about 20 years until his death in AD 1597. He became a symbol of Rajput bravery and love of freedom. तो अकबर ये चाहते थे कि उनका किंगडम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करे, लेकिन एट द सेम टाइम वो पीस एंड ऑर्डर में भी बिलीव करते थे। वो ये चाहते थे कि चारों ओर शांति बनी रहे, लोग फालतू आपस में लड़े झगड़े नहीं। उनके बहुत सारे राजपूत्स के साथ भी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे। बहुत सारी प्रिंसेसेस से, दैट इज़ राजपूत प्रिंसेसेस से उन्होंने शादी की थी और बहुत सारे राजपूत्स को उन्होंने अपने दरबार में हाई पोस्ट दी थी। लेकिन कुछ राजपूत रूलर्स ऐसे भी थे जो अकबर को चैलेंज करते रहते थे। दैट इज़ उन्होंने अकबर की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था।
उन्होंने उसको चैलेंज किया था। जब 1567 में अकबर चित्तौड़ पे अपना कब्जा करना चाहते थे तो वो बैटल उनकी 4 महीने तक चली थी, और उस टाइम पर चित्तौड़ का कमांडर जो था वो जयमल था। तो वो 4 महीने तक ही कुड फाइट, और फाइनली फिर जयमल की डेथ हो गई थी। ही वॉज किल्ड इन द वॉर। तो इस तरह से चित्तौड़ दैट इज़ मेवाड़ जो था वो वहाँ पर मुग़ल शासन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था वो राणा उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप, वो भी बहुत बहादुर किंग था, और हल्दी घाटी की बैटल में वो हार गया था। 1576 में हल्दी घाटी की बैटल हुई थी जहाँ पर महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर जीत गया था। लेकिन हारने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपनी फाइट कंटिन्यू करी थी। वो हिल्स की तरफ चले गए थे और एक हिल से दूसरी हिल तक वो मूव करते रहते थे, एक हिल से दूसरी हिल, और फिर वहाँ से वो फाइट भी करते रहते थे। वो बार बार रिवॉल्ट करते रहते थे। तो उन्होंने 20 साल तक वो अपना रिवॉल्ट कंटिन्यू किया, और फाइनली 1597 में उनकी डेथ हो गई। तो महाराणा प्रताप ने इतनी लंबी फाइट की, इसलिए उनको सिंबल ऑफ ब्रेवरी भी माना जाता है। Akbar conquered Bengal in AD 1576 and Gujarat in AD 1578. These two conquests added greatest riches to the Mughal Empire. Besides the fertile land of Bengal, a number of ports which were centers of foreign trade came under the control of the Mughals. In the northwest, Akbar conquered Kabul AD 1585, Kashmir AD 1586, Sindh AD 1591 and Kandahar AD 1595. With these conquests, the Mughals were able to develop close ties with Central Asia and Persia. It in turn led to a considerable growth in trade. फिर उसके बाद अकबर ने बंगाल और गुजरात को भी जीत लिया। बंगाल को उन्होंने कॉन्कर किया 1576 में, और गुजरात को उन्होंने जीता 1578 में। और इन दोनों राज्यों को जीतने के बाद उनको बहुत सारी वेल्थ मिली, और उसके अलावा बंगाल की लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल थी, तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ कि वहाँ से क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, तो उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स थे जहाँ से फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता था, तो उन पोर्ट्स का भी कंट्रोल मुग़ल एम्पायर को मिल गया। तो उस तरह से उनके ट्रेड को भी काफ़ी एक बूस्ट मिला। फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़े। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले काबुल को कॉन्कर किया 1585 में, फिर कश्मीर 1586 में, उसके बाद सिंध 1591 में, और फिर कांधार 1595 में। और इन सारे कॉन्क्वेस्ट की वजह से मुग़ल एम्पायर जो है वो बहुत पावरफुल हो गया, और ये पूरा रीजन जो है उनके कंट्रोल में होने की वजह से सेंट्रल एशिया और पर्शिया के साथ उनके रिलेशंस भी अच्छे डेवलप हुए, क्लोज टाइज हुए, और जिसकी वजह से ट्रेड को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। डेक्कन The Deccan states of Ahmednagar, Bijapur and Golconda, which had destroyed the Vijayanagar Empire, resisted both diplomatic and military offensive of the Mughals. Chand Bibi, the brave queen of Ahmednagar, faced the Mughal army in AD 1595. She was forced to sign a treaty and hand over Berar to the Mughals. फिर डेक्कन के कुछ स्टेट्स थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था एक टाइम पे। उन्होंने भी काफ़ी रेजिस्ट किया मुग़ल एम्पायर को। ना तो वो मिलिट्री ना तो वो वॉर में जीत पा रहे थे मुग़ल उनसे, और ना ही उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन पा रहे थे कि बिना वॉर के कोई एक रिलेशन फ्रेंडली टर्म्स बन जाएं, वैसा भी नहीं हो पा रहा था। वहाँ की जो क्वीन थी अहमदनगर की, चांद बीबी नाम था उनका, उन्होंने मुग़ल आर्मी को फेस किया था 1595 में, और फिर फाइनली उनको साइन करनी पड़ी थी ट्रीटी, और बरार जो है वो मुग़ल्स को देना पड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन Akbar not only established a vast empire, he also gave the country an efficient administrative setup. अब अकबर का एम्पायर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था वो भी बहुत अच्छा था।
वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और मनसबदारी सिस्टम। सॉरी, वो 2 पार्ट्स में था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर वॉज द पिवट ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन. He was at the head of both civil and military administration. He was the fountain of justice. He was assisted by many talented and gifted officers. Wazir was the prime minister who looked after general administration. The Diwan was in charge of the Department of Finance and Revenue. Mir Bakshi was the head of the military department. Sadr-uz-Sadur was the advisor of the emperor on religious matters. He looked after charities for educational and religious purposes. अब अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरा कंट्रोल जो था वो अल्टीमेटली अकबर के हाथ में था, फिर चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, दोनों को हेड जो है वो अकबर खुद करता था. अकबर का जस्टिस बहुत अच्छा था, वो सबके साथ न्याय करता था और उसमें उसकी हेल्प करते थे उसके बहुत सारे मिनिस्टर. उसका प्राइम मिनिस्टर था जिसको वज़ीर बोला जाता था, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था. दीवान जो था उसका फाइनेंस मिनिस्टर जिसको दीवान बोला जाता था, वो फाइनेंस और रेवेन्यू संभालता था. मीर बख्शी उसके मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था. सदर उसका एडवाइज़र था और जो कि उसको रिलीजियस मैटर्स में एडवाइस करता था. उसके अलावा अकबर जो थे वो एजुकेशनल और रिलीजनल पर्पस के लिए काफ़ी चैरिटी भी किया करते थे, काफ़ी चंदा दिया करते थे, दान दिया करते थे. तो इस तरह से अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा था. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. For administrative purposes, Akbar divided his empire into 15 provinces called subas. These subas were under the control of provincial governors called subedars or sipasalars. The subas or provinces were further divided into districts called sarkars. The districts were subdivided into smaller units called parganas, which were under fauzdars. Each pargana had a number of villages. The Muqaddam and Patwari looked after village administration. फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए अकबर ने पूरे एम्पायर को 15 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था. इन प्रोविंसेस को बोला जाता था सूबास, और ये सारे सूबास जो होते थे वो प्रोविंशियल गवर्नर्स के कंट्रोल में होते थे, जिनको सूबेदार्स या सिपाह सालार्स बोला जाता था. दैट इज़ एक पर्टिकुलर एरिया को, सूबे को एक सूबेदार जो है वो गवर्न करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वो देखेगा और अल्टीमेटली वो रिपोर्ट करेगा अकबर को. फिर सूबास को डिवाइड किया जाता था सरकार्स में, और फिर सरकार्स जो है उनको डिवाइड किया जाता था परगानास में, और परगानास का एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते थे उनको बोला जाता था फौजदार. फिर उसके बाद परगानास को डिवाइड किया जाता था नंबर ऑफ विलेजेस में, और हर एक विलेज में एक मुकादम और एक पटवारी होता था जो उस पर्टिकुलर विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था. द मनसबदारी सिस्टम. अकबर क्रिएटेड एन इम्पीरियल सर्विस बेस्ड ऑन मेरिट एंड रैंक और पोजीशन. इट वॉज कॉल्ड मनसबदारी सिस्टम. द वर्ड मनसब मीन्स अ रैंक और पोजीशन. The mansabdars or the holders of this rank enjoyed certain privileges and had certain functions to perform. The lowest rank was that of 10, whereas the highest rank was 5,000, which was later on increased to 10,000 by Akbar's successors. The mansabdars held their appointments directly from the emperor. They acted both as military commanders and civil administrators. The highest rank was generally reserved for members of the royal family and the nobles. Each mansab maintained a fixed number of horses, camels, and carts. The holders of lower rank received their salaries in cash, but the holders of higher ranks were granted jagirs, land grants. फिर जो भी सर्विसेज होती थी उनको मेरिट्स के बेस पे अलग अलग रैंक्स दी जाती थी, अलग अलग पोजीशंस दी जाती थी. और ये जो सिस्टम था रैंक या पोजीशन देने का,
उसको बोला जाता था मनसबदारी सिस्टम। मनसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन, और जिनके पास भी ये पोजीशंस होती थी उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होते थे और उनको कुछ काम भी करने होते थे। दैट इज़ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होते थे जो एक कॉमन मैन के पास नहीं होते थे, प्लस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी जो कॉमन मैन की नहीं होती थी। और ये जो भी मनसबदार होते थे इनके अपॉइंटमेंट जो हैं वो डायरेक्टली एम्परर के थ्रू होते थे। इसमें जो लोवेस्ट रैंक होती थी वो होती थी 10, और जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो होती थी 5000। फिर बाद में जो अकबर के सक्सेसर्स थे उन्होंने इसको 5000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया था। और ये जो पोजीशंस होती थी ये दोनों तरह की होती थी, ये मिलिट्री कमांडर्स की भी होती थी और ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी होती थी। और जो हाईएस्ट रैंक्स होती थी वो जनरली रॉयल फैमिलीज या नॉबल्स को ही दी जाती थी। दैट इज़ जो रूलर के अपनी फैमिली के लोग होते थे उनको हायर रैंक्स दी जाती थी। और हर एक मनसब जो होता था, दैट इज़ हर एक पोजीशन पे उनको कुछ नंबर ऑफ हॉर्सेस, कैमल्स और कार्ट्स ये मेंटेन करने होते थे। और जो लोअर रैंक के होते थे उनको सैलरी जो होती थी वो कैश में दी जाती थी, और जो हायर रैंक के होते थे उनको सैलरीज कैश में नहीं दी जाती थी, लेकिन उनको जागीर दी जाती थी, मतलब उनको लैंड दी जाती थी एज देयर सैलरी। तो उस लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो उनका होता था। जागीर्स। The Mansabdars were allowed to collect land revenues from the Jagirs granted to them. They were granted Jagirs for a temporary period. Jagirs were often transferred from one Mansabdar to another. In other words, they were not given ownership rights over the land grant to them. They only collected revenue for themselves and for the troops they maintained. The chief merit of the Mansabdari system was that Akbar was able to recruit persons of great ability for the service of the empire. The system worked well under him, but in course of time, it led to corruption. Some of the Mansabdars did not maintain as many troops as they were required to have. अब जागीर क्या होती थी? जागीर मतलब वो लैंड जो कि उनको दी जाती थी, जो मनसबदार होते थे उनको दी जाती थी, उसको जागीर बोला जाता था। अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस कैसे होता था? तो जागीर जो है वो हमेशा टेम्परेरी पीरियड के लिए दी जाती थी। लाइक अगर किसी भी पोस्ट होल्डर को, किसी भी मनसबदार को कोई जागीर दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैंड परमानेंटली उसकी हो गई। जब तक वो उस रैंक पे रहेगा, उस पोजीशन पे रहेगा, उतने टाइम तक उस लैंड से जितना रेवेन्यू आएगा उससे वो अपनी सैलरी ड्रॉ कर सकता है, या जो उसको ट्रूप्स मेंटेन करना है, हॉर्सेस मेंटेन करना है, कार्ड्स मेंटेन करना है, सोल्जर्स मेंटेन करना है, वो सारा खर्चा जो है, सारा मेंटेनेंस जो है वो उस लैंड रेवेन्यू से वो अपने एक्सपेंडिचर्स कर सकता था। लेकिन अगर वो पर्सन उस पोस्ट पर नहीं रहा किसी भी वजह से, कि एज के कारण रिटायर हुआ या कोई फॉल्ट हुआ तो उसको उस पोजीशन से हटाया गया, तो उस केस में उससे वो लैंड भी वापस ले ली जाती थी। दैट इज़ अब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार उसके पास नहीं होता था। जो नेक्स्ट पर्सन उस पोस्ट के लिए आएगा वो राइट उसके पास चला जाएगा। अब मनसबदारी सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता था कि लोगों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाती थी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी पोजीशन दी जाती थी। तो इससे पूरे एम्पायर को बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती थी कि लोगों को मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता था, हेरिडिटरी के बेसिस पे नहीं। दैट इज़ ऐसा नहीं है कि अगर पिताजी के पास कोई रैंक है तो वो ऑटोमेटिकली बेटे को मिल जाएगी। जो भी उस पोजीशन के लिए, उस काम के लिए एलिजिबल होगा, एबल होगा, उसको वो पोस्ट मिलती थी। तो इस तरह से काम करने वाले जो लोग होते थे वो स्किल्ड होते थे, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे। तो जब तक अकबर का एम्पायर था, जब तक अकबर ने रूल किया, तब तक ये सिस्टम काफ़ी अच्छे से चला। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें करप्शन आने लगा। मनसबदार जो होते थे वो ट्रूप्स को उतना अच्छे से मेंटेन नहीं करते थे जितना उनको करना चाहिए था। Military administration. The Mughal army consisted of infantry, cavalry, artillery, and navy. The troops were mostly provided by Mansabdars. Mir Bakshi was responsible for maintaining the list of Mansabdars and other officials.
He was also the paymaster general of all officers of the state including mansabdars. तो मुग़ल आर्मी जो थी उसकी जो मुग़ल आर्मी थी उसमें हर तरह के सोल्जर्स होते थे. उनके पास इन्फेंट्री भी थी, उनके पास कैवलरी भी थी, उनके पास आर्टिलरी भी थी और उनके पास नेवी भी थी. इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक. जो सैनिक पैदल चलते हैं वॉर में और पैदल ही लड़ते हैं, दैट इज़ ना तो वो हॉर्स पे होते हैं ना वो एलिफेंट पे होते हैं, वो पैदल चलते हुए लड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट्री. कैवलरी मतलब घुड़सवार, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर लड़ाई करते हैं, वो उस आर्मी को बोला जाता है कैवलरी. देन आर्टिलरी मीन्स जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेक्निक के जो वॉर वेपन्स होते हैं उनको चलाने के लिए. जैसे कि पुराने ज़माने में तीर धनुष चलाने के लिए एक एक्सपर्टीज़ चाहिए थी, आज के ज़माने में गन चलाने के लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, या 16-17 सेंचुरी में राइफ़ल चलाने के लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए होती थी. तो ऐसी किसी एक्सपर्टीज़ वाले जो आर्मी होती है उसको बोलते हैं आर्टिलरी. जो नेवी होती है वो वाटर बॉडीज़ में आपको हेल्प करती है, दैट इज़ कि जो सेना आपको समुद्र में जिसको लड़ना हो, जिसको बोट के थ्रू जाना हो या जिसको शिप के थ्रू जाना हो, उसको हम बोलते हैं नेवी. तो ये सारे ट्रूप्स जो होते थे वो जनरली मनसबदार को प्रोवाइड करने होते थे. और मीर बख्शी जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इस पूरी लिस्ट को मेंटेन करने के लिए कि कितने मनसबदार से, उनके पास कितने ट्रूप्स हैं और कौन से दूसरे ऑफिशियल्स हैं. ये पूरी लिस्ट जो है वो मीर बख्शी मेंटेन करते थे और वही पे मास्टर जनरल भी होते थे. दैट इज़ जो भी सैलरीज वगैरह देनी हो, कोई रेवेन्यू आ रहा है तो उसका हिसाब किताब करना, ये सारे काम जो हैं ये मीर बख्शी करते थे. Land revenue system. During the reign of Akbar, a reformed revenue system was introduced. Todarmal, who had earlier worked under Sher Shah, first carried out a proper survey of land. He classified the land according to its productivity into 4 categories. Land revenue or the tax was fixed according to the productivity of land. This revenue system was called Zabt. It was also known as Todarmal's Bandobast because Todarmal was Akbar's revenue minister. The revenue was collected by the village headman Muqaddam or some other local chief called the Zamindar. The Zamindars could keep a certain percentage of what they received from the peasants. In course of time, the Zamindars had become very powerful. They started exploiting the peasants who sometimes revolted. अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो जो लैंड रेवेन्यू था उसको अकबर के टाइम पे रिफॉर्म किया गया था. दैट इज़ पहले कैसा होता था कि कोई भी लैंड है तो उससे फिक्स परसेंटेज उस प्रोड्यूस का ले लिया जाएगा. फॉर एग्जांपल 30% या 20% या 10%. तो कोई भी फार्मर है उसका जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका एक फिक्स परसेंटेज ले लिया जाता था. लेकिन अकबर के टाइम पे इसको चेंज किया गया. जो टोडरमल थे जिन्होंने शेरशाह के साथ भी काम किया था, उन्होंने एक सर्वे किया. उन्होंने लैंड को क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज में कि जो फर्टाइल है, जो कम फर्टाइल है या जो उससे भी कम फर्टाइल है और जो सबसे कम फर्टाइल है. इस तरह से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. और फिर जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल थी तो कम लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था तो उनसे रेवेन्यू भी ज़्यादा लिया जाता था. और जो लैंड कम फर्टाइल होती थी तो उन फार्मर से कम रेवेन्यू लिया जाता था, उनसे कम परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन लिया जाता था. और ये जो नया रेवेन्यू सिस्टम था इसको बोला जाता था ज़ब्त. और इसको टोडरमल का बंदोबस्त भी बोला जाता था क्योंकि टोडरमल जो था वो ही अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था. और रेवेन्यू जो होता था वो हर विलेज का विलेज हेडमैन जो होता था वो कलेक्ट करता था. उसको बोला जाता था मुकादम. तो जो मुकादम होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था या फिर वहाँ पर कोई लोकल चीफ होता था जिसको बोला जाता था ज़मींदार. तो वो ज़मींदार जो होता था वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था. फिर वो जो ज़मींदार होता था वो कुछ परसेंटेज लैंड रेवेन्यू का अपने पास रखता था
और बाकी जो है वो रूलर को या किंग को भेज देता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा करप्शन बढ़ने लगा और ज़मींदार जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो वो पीजेंट्स को परेशान भी करने लगे टैक्स के लिए ताकि उनको ज़्यादा इनकम हो पाए। Religious ideas. Akbar built the Ibadat Khana at Fatehpur Sikri. Here he held religious discussions with the preachers of different religions. He realized that there is basic unity among all religions. It was this idea of Sulh-e-Kul, universal peace, which made him tolerant of different religious faiths. He abolished the hated jizya tax, which was taken from the Hindus. In AD 1580, the emperor started a new faith called Deen-e-Ilahi, divine religion. It contained the best principles of different religions, such as honesty, truth, justice, and peace. Unfortunately, not many people were attracted to the new faith. अब अगर रिलीजियस आइडियाज़ की बात करें तो अकबर जो थे वो दूसरे रिलीजन्स के लिए काफ़ी टॉलरेंट थे, वो दूसरे रिलीजन्स को भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया था। वहाँ पर टाइम टाइम पर वो डिस्कशंस हेल्ड किया करते थे, वो लोगों को बुलाते थे, दैट इज़ जो प्रीचर्स होते थे अलग अलग रिलीजन के। अकबर बेसिकली मुस्लिम थे, लेकिन वो हर धर्म के प्रीचर्स को बुलाते थे। वो हिंदूज़ को भी बुलाते थे, वो क्रिश्चियंस को भी बुलाते थे, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वालों को भी बुलाते थे, जैनिज़्म को भी फॉलो करने वालों को बुलाते थे। तो इस तरह से वो सबको अपने पास बुलाते थे, प्रीचर्स को, और उनसे वो डिस्कशंस किया करते थे कि दूसरे रिलीजन्स में गॉड को कैसे पूजा जाता है, क्या फेथ्स हैं दूसरे रिलीजन्स के, क्या कल्चर्स हैं, ये सब कुछ वो उन प्रीचर से समझने की कोशिश किया करते थे। और जब उन्होंने बाकी धर्म के प्रीचर्स के साथ डिस्कशंस किए तो उनको ये समझ में आया कि बेसिक यूनिटी जो है वो सारे रिलीजन्स में सेम है। जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे धर्मों में एक जैसे हैं। सभी भगवान में बिलीव करने के लिए बोलते हैं, सभी सच बोलने के लिए बोलते हैं, सभी दूसरों पे दया करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हर धर्म में सेम हैं। तो इस आइडिया को वो बोलते थे सुलह-ए-कुल, दैट इज़ यूनिवर्सल पीस। दैट इज़ अगर हम दूसरे रिलीजन को समझने लगे और ये समझने लगे कि उनका सिर्फ पूजा करने का तरीका अलग है लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स उनके और हमारे एक जैसे हैं, तो उससे लड़ाई झगड़े काफ़ी कम हो जाएंगे और इस तरह से काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट हो जाएगा नेशन में। अकबर से पहले जितने भी सुल्तान रहे, जितने भी एम्परर्स रहे, उन सब ने जाजिया टैक्स लगाया था। जाजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स होता था जो हिंदूज़ को पे करना पड़ता था अगर उनको पिलग्रिमेज के लिए जाना है तो। दैट इज़ अगर तीर्थ यात्रा के लिए जाना है तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था जिसको बोला जाता था जाजिया टैक्स। और अकबर क्योंकि सब धर्मों को एक सा मानते थे तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि हिंदूज़ को अपने भगवान के पास जाने के लिए, अपने भगवान के मंदिर जाने के लिए, अपने भगवान के मंदिर में जाके पूजा करने के लिए अलग से टैक्स क्यों देना चाहिए। तो उन्होंने जाजिया टैक्स को हटा दिया था। फिर AD 1580 में अकबर ने एक न्यू फेथ स्टार्ट किया था, दीन-ए-इलाही, जिसको बोला जाता है डिवाइन रिलीजन। अब जो सारे धर्मों के जो अकबर ने ये नोटिस किया कि सब में प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक नया धर्म स्टार्ट करते, दीन-ए-इलाही। अब सारे लोग अगर एक ही धर्म को फॉलो करने लगेंगे तो धर्म को लेके आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो इतनी कड़वाहट है लोगों में, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने सारे धर्मों के जो अच्छे प्रिंसिपल्स थे उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक नई फेथ स्टार्ट की, दीन-ए-इलाही। लेकिन इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, हर कोई सिर्फ अपने अपने धर्म को ही फॉलो करना चाहता था। अकबर्स मौसोलम। Akbar was a great conqueror and an able ruler. He was one of the greatest monarchs known to history. His mausoleum is at सिकंदरा near आगरा। तो अकबर जो थे वो एक बहुत ही अच्छे रूलर थे, बहुत अच्छे किंग थे। उन्होंने काफ़ी पीस मेंटेन किया था अपने किंगडम में और वो सब धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे। और उनका मौसोलम जो है वो आगरा के पास सिकंदरा में बना हुआ है।
मुसोलम क्या होता है? तो जैसे टॉम्ब होता है, टॉम्ब के ऊपर अगर कोई एक अच्छी सी बिल्डिंग बना दी जाए, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो उसको बोला जाता है मुसोलियम। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल जो है वो मुमताज़ महल के टॉम्ब के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है, तो वी कैन से कि इट इज़ अ मुसोलियम. So this was the second part of our chapter, the creation of an empire. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, or also on WhatsApp in the number on the number given in the description box below. Also, you can find the links to other chapters or the other parts of this chapter in the description box below. Thank you everyone.